हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। दिस इज शिवानी हियर। जैसे कि हमने मेन ग्रुप पढ़ना शुरू किया था, हमने ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 को ख़त्म कर लिए थे। मैंने आपको सारे फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल आइडिया दिया था। ओके, सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए एंड जो भी डाउट आपको आ रहा है प्लीज़ हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो के नीचे आपको ग्रुप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल। होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम शुरू करते हैं। मैंने आपको कल बोला था, मैंने आपको आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टी जो था उसको मैंने ख़त्म किया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मुझे आपको जो बेरिलियम होता है वो थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है ना। वो कभी कभी सोल्यूबल नहीं होता वाटर में, कभी कभी उसका जो कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा मतलब जो बेरिलियम का कार्बोनेट होता है या फिर बेरिलियम का ऑक्साइड होता है वो कभी कभी एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एंड कभी कभी जो बेरिलियम सल्फेट है या फिर कार्बोनेट है वो क्या करता है कि जल्दी जल्दी डिकम्पोज कर जाता है एंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। क्यों? ड्यू टू द पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफॉर्म होना। मान लीजिए जो फाजन्स रूल होता है ना, पोलराइजेबिलिटी, ये फाजन्स रूल। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाजन्स रूल क्या होता है। ठीक है, फाजन्स रूल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। मैं आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दूंगी रूल का, सिर्फ इतना समझिए कि फाजन्स रूल क्या बोलता है कि जब आपके पास एक स्मॉल कैटायन होगा, कैटायन, दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन, है ना। तब जब आपके पास कैटायन होगा, अगर आपके पास एक कैटायन प्रेजेंट है जिसका साइज स्मॉल है एंड उसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अगर एक कैटायन का साइज एक तो स्मॉल होगा, स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज मैनेज कर लेना थोड़ा। जो कैटायन हमारा होता है स्क्रीन पे अच्छे से देखते रहिएगा। कैटायन जो होता है हमारा वो स्मॉल, अगर आपके पास अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल अगर आपके पास जो कैटायन प्रेजेंट है वो स्मॉल साइज में है एंड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एंड उसके साथ साथ एक आपके पास एनायन भी है जिसका एक तो साइज बहुत बड़ा है, बिग साइज। एक सेकेंड, अगर आपके पास एक तो एनायन जो प्रेजेंट होगा अगर वो बिग साइज में प्रेजेंट होगा, लार्ज साइज में होगा एंड उसके पास जो एनायन जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अगर हाई होगा तो यहाँ पे पोलराइजेशन होता है। स्मॉल साइज का कैटायन होगा, उसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा। मान लीजिए जैसे कि हमने बोला था, जैसे कि हम बोल सकते हैं बेरिलियम 2+ को, बेरिलियम का साइज छोटा होता है, उसके ऊपर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन को वो मतलब डोनेट कर चुका है। स्मॉल साइज के ऊपर 2+ चार्ज है, मतलब थोड़ा तो ज़्यादा है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है। मतलब उसका एक तो देखिए हमारे पास बेरिलियम जो था उसके पास 1:2 था, मतलब उसका 2p ऑर्बिटल जितने थे वो वैकेंट थे। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1:2, 2s2, 2p 0। तो एक तो इसके पास क्या हुआ है कि 1:2s2 है, 2p ऑर्बिटल्स जो है, जो 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है p ऑर्बिटल का, वो पूरा के पूरा वैकेंट है। उसके साथ साथ वो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब डोनेट भी कर दिया है ना। तो अगर मतलब ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक तो वैकेंट था, फिर से हमने उसको वैकेंट कर दिया। आपके पास खाने को नहीं है, फिर से आपके पास जितना एक भी रोटी का टुकड़ा होगा उसको भी अगर मैं छीन लूँगी तो मतलब कितना सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो साइज छोटा है बेरिलियम का, उसके बाद हमने फिर से उससे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड उसके बाद बात करते हैं कि आयनायन का। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला कि अकॉर्डिंग टू द रूल आयनायन जब हमारे पास प्रेजेंट होगा, अगर वो बिग साइज का होगा
अनायन जो होगा बिग साइज मतलब क्या, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। द स्मॉलेस्ट एटम इन द पीरियोडिक टेबल इज योर फ्लोरीन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए इसको याद रखना, फ्लोरीन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज में होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो हमारे पास बिग एटम्स क्या हुए, साइज कितना किसका बड़ा होगा, आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, सल्फर का, तो ठीक है, सल्फर का। तो इस साइज, इस सब एटम्स का साइज बहुत बड़ा होता है, और भी कई सारे एटम्स है। तो इसके ऊपर अगर हमने एक माइनस चार्ज लगा दिया, तो एक तो उनके साइज बड़े हैं, उसके साथ साथ उनके पास इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है बहुत सारे। आयोडीन के पास, क्लोरीन के पास, ब्रोमीन के पास, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना। तो ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द केस ऑफ अनायन विल बी इंक्रीज वेरी मच। तो अगर इसको बेरिलियम 2+ को एंड क्लोराइड को हम पास लाएंगे, तो बेरिलियम 2+ क्या करेगा, मान लीजिए कि देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, एक देखिए यहाँ पे एक तो स्मॉल साइज का कैटायन था आपके पास, एंड उसके साथ साथ आपके पास एक बिग साइज का अनायन प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो चाहेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो वो क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास गिवन है वो उसको खींचने लगेगा, ठीक है। वो अगर ये यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है एक स्फीयर के, मतलब हम इमेजिन करते हैं एटम्स को एक स्फीयर की तरह। तो मतलब हालांकि अब तक कोई भी नहीं देखा कि एटम का साइज कैसा होता है, लिटरली कोई भी नहीं देखा। साइंटिस्ट जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी है, उससे भी एटम आपका नहीं दिखता, ठीक है। से ये उसका एटम का साइज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल को हम कैसे मतलब न्यूट्रॉन, उसके बाद अदर अदर सब न्यूक्लियर सब अदर, सॉरी सॉरी गाइस, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास कोई भी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो कभी भी एटम को नहीं देख सकते हम उसके हेल्प से, ठीक है। तो जब हमारा साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, आगे क्या होता था कि मतलब एग्जैक्टली हम नहीं बता पाते थे कि फैक्ट क्या हो रहा है। बट यहाँ पे अभी मतलब अब इस जनरेशन में क्या हो रहा है कि अभी अभी जो रिसेंट रिसर्च कैसे चल रहा है, मतलब बेस्ड ऑन फुली रेडिएशन, हम अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करते हैं, बीटा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करते हैं, उसके साथ साथ हमारा एनएमआर है, आईआर है, यूवी है। तो ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को लेकर हम क्या करते हैं कि एटम कैसे कैसे रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे कैसे एक दूसरे के साथ मतलब बाइंड अप करके एटम के बीच में प्रेजेंट है, उसके साथ साथ सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स कैसे न्यूक्लियस के अंदर बाइंड अप किए हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे कैसे होता है, ये सब एनालाइज होता है किसके हेल्प से, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के हिसाब से, ठीक है। तो एटम को अभी तक किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ हमारा थ्योरी को इजी करने के लिए, हमें समझने के लिए इजी हो जाएगा, इसीलिए हमने सिर्फ इमेजिन किया है कि एटम जो है स्फीयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्फीयर मान लीजिए कि ये एनायनिक स्फीयर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या करेगा कि ये अनायन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है स्फीयर के शेप में, इसको वो डिफॉर्म करेगा, ठीक है। उसको धीरे धीरे खींचने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस शेप का कुछ आएगा धीरे धीरे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे डिफॉर्म करने लगेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। एंड ड्यू टू द पोलराइजेशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अनायनिक बॉन्ड में, मतलब सॉरी एक आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंसी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। समझ लीजिए इसको थोड़ा, जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज क्या किया, अनायन का डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूनिफॉर्म डेंसिटी जो था इलेक्ट्रॉन का वो नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोवैलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है एक आयोनिक बॉन्ड में। देखिए जैसे कि हमने बोला यहाँ पे कि बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज है, हाई नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे नो डाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस विल बी वेरी मच हायर। तो ये प्योरली आयोनिक होना चाहिए था, बट यहाँ पे प्योरली आयोनिक नहीं होके ड्यू टू द पोलराइजेशन इफेक्ट इट टेंड्स टू
द कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो बॉन्ड में धीरे धीरे कोवैलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसका बॉन्डिंग में भी अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ मैंने आपको ये बोला, जान लीजिए थोड़ा। एक पर्टिकुलर आयोनिक बॉन्ड में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में जरूर जरूर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए था, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड तो तभी फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है ना। Na+Cl-, है ना। Na+Cl- एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, उनके बीच में कैसे किस तरह का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट जब हमारे पास हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा, स्मॉल साइज ऑफ द कैटायन होगा, एंड हमारे पास साइज ऑफ द आयन मच लार्जर होगा, वहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि उसको, मतलब जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो उनके बीच में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव आयन के बीच में, तो वहाँ पे कोवैलेंसी कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्योरली आयोनिक वो बॉन्ड नहीं रहता। तो ये था फाजन्स रूल के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि अनोमोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम क्या होता है, ठीक है। हमने देखा कि बेरिलियम एटम, मैंने ये सब इतना आपको समझाया इसीलिए क्योंकि बेरिलियम क्या करता है कि पोलराइजेशन इफेक्ट के पोलराइजेशन को फॉलो करके डिकम्पोज हो जाता है। बेरिलियम कार्बोनेट जो है वो क्या करता है कि एट लास्ट डिकम्पोज होके बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे भी फाजन्स रूल अप्लाई होता है। पोलराइजेशन इफेक्ट, ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है, और डिकम्पोज इनटू बेरिलियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनोमोलस बिहेवियर क्यों दिखाता है। बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप फॉर 3 रीजन। इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, एंड देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फाजन्स रूल स्टेट that small highly charged ion tend to form covalent compound। स्मॉल हाईली चार्ज्ड आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके पास अगर कोई बड़ा साइज का आयन आ गया, उसको डिफॉर्म करके कोवैलेंट कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब प्रोड्यूस करना मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वहाँ पे कोवैलेंसी आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी बॉन्ड जो होता है वो कभी भी 100% आयोनिक एंड 100% कोवैलेंट नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे मतलब बॉन्डिंग का मिक्सअप होता है। कभी कभी 70% आयनिक कैरेक्टर हो सकता है, 30% कोवैलेंट कैरेक्टर हो सकता है, या फिर कभी कभी मान लीजिए जैसे कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, H2 मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ पे 50% आयोनिक कैरेक्टर है एंड 50% कोवैलेंट कैरेक्टर है। और भी कई सारे मतलब फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एक बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसको डिस्कशन अभी उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करते, यहाँ पे फोकस करते हैं कि बेरिलियम क्यों अनोमोलस बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। ड्यू द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, here Fazan's rule applied, and this state that small highly charged ion tend to form covalent compound, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है कि ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट इट डिकम्पोज इनटू द, उनके बीच में कोवैलेंट कैरेक्टर, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, एंड वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि डिसोसिएट कर जाता है बेरिलियम एटम, ठीक है। तो बेरिलियम हैज कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, बेरिलियम कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Thus, when beryllium react with an other atom, the difference in the electronegativity is seldom large, which again favors in the formation of covalent compound. Even beryllium fluoride electronegativity difference हो रहा है 2.5, and beryllium oxide जहाँ पे electronegativity difference से 2, so evidence of the covalent character। जैसे कि मैंने बोला बेरिलियम ऑक्साइड बेरिलियम फ्लोराइड आयोनिक हो सकते हैं, बट यहाँ पे 100% आयोनिक नहीं होते डिस्पाइट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होने से हाई है, बट वहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ड्यू द फाजन्स रूल बेरिलियम साइज स्मॉल है, उसके ऊपर हाई चार्ज है, तो वो जब भी कभी उसके पास कोई भी आनायन को देखता है उसको डिफॉर्म करता है उसका इलेक्ट्रॉन चार्ज को, ठीक है,
उसका अनायन को डिफॉर्म करता है, इसीलिए वहाँ पे कोवेलेंसी इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो इसीलिए वो कभी कभी कोवेलेंट कैरेक्टर भी शो करते हैं। ठीक है, कभी कभी मतलब उनके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, बेरिलियम इज इन द सेकेंड रो ऑफ द पीरियडिक टेबल। बेरिलियम क्या है, सेकेंड रो में प्रेजेंट है। एंड द आउटर सेल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको यहाँ पे बोला था 1s2 2s2 2p0। एंड उसका जो यहाँ पे वैलेंस सेल क्या है, 2s2 2p0 वैलेंस सेल है। 2 ना, यहाँ पे ऑर्बिटल के ऑर्बिटल सब सेल प्रेजेंट है एस एंड पी। ठीक है, तो यहाँ पे एस एंड पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम, यहाँ पे एस ऑर्बिटल में 2, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। टोटल होल ओवर तो सेल, आउटर होल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट the orbital yes, the orbital available for the bonding are 1 2s and 3 2p orbitals। वैलेंस सेल है 2s 2 2p0, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। वैलेंस सेल ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना। तो बेरिलियम कैन फॉर्म ए मैक्सिमम ऑफ 4 conventional electron pair bonds, and in many compounds the maximum coordination number of beryllium is 4। यहाँ पे ऑर्बिटल जो है, अगर मैं ऑर्बिटल को ड्रॉ करूं, वैलेंसी सेल ऑर्बिटल को, यहाँ पे 2s, ये है 2p। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकते हैं, 4, क्योंकि 4 वैकेंट ऑर्बिटल अगर होगा उसके पास तो 4 बॉन्ड बना सकेगा, है ना। तो इसीलिए क्या करता है कि बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है। द लेटर एलिमेंट कैन हैव मोर देन 8 आउटर इलेक्ट्रॉन। जो बेरिलियम को छोड़ के जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा, वैलेंस सेल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, तो इसीलिए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कभी कभी 6 होता है, 1s 3p 2d ऑर्बिटल फॉर द बॉन्डिंग। ठीक है, एक्सेप्शंस ऑकर इफ मल्टी सेंटर बॉन्डिंग ऑकर्स। ठीक है, तो ये था हमारा मेन क्यों ये डिफर करता है ड्यू टू बेरिलियम जो आटम है। हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था, बेरिलियम जो आटम है वो क्यों अनोमोलस बिहेवियर शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, है ना, उसके साथ साथ उसका हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हमने समझ लिया अभी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा। इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लीजिएगा। ये एक्चुअली एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है ये स्ट्रक्चर्स, सिर्फ आपको देख लीजिएगा, ये थोड़ा थोड़ा इस तो याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप 3 के बारे में। ठीक है, गाइस 1 सेकेंड प्लीज। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप 13 के बारे में। ठीक है, हमने ग्रुप 1 2 को खत्म कर लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे बोरॉन फैमिली के ऊपर। ओके, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो चलिए अब हम बात डिस्कस करते हैं डिटेल्स में एक्चुअली बोरॉन फैमिली क्या होता है। ठीक है, बोरॉन फैमिली मतलब 13 ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट में क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड है, बोरॉन जो एक नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो है क्या मेटल्स। ठीक है, तो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP1, है ना। बोरॉन का होता है क्या, 1s2 2s2 2p1। वैसे ही एल्यूमिनियम का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, है ना। ऐसे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल में कितना रहेगा, NS2 NP1, ये उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा। एंड इनका ग्रुप नंबर 13 क्यों है, क्योंकि उनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप 13 में आके रुक रहा है, तो इसलिए उनका
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या, NH2 NP1, ठीक है। उनका अभी बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। उनका अगर मैं एटॉमिक रेडी की बात करूँ तो जैसे कि हमें पता है पहले से ही कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडी एंड आयोनिक रेडी भी इंक्रीज करेगा। अगर मैं बात करूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, मतलब फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, तो यहाँ पे इस ट्रेंड होगा, एक जनरल ट्रेंड ये नहीं होता, ठीक है। ये एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, सिर्फ इतना याद रख लीजिए आप कि बोरन का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है, न्यूक्लियस से उसका जो वैलेंस सेल का डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए उसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। बोरन के केस में जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो जेड इफेक्टिव है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होता है, इसीलिए हम बोरॉन का जो 2p1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसको इजीली हम रिमूव नहीं कर सकते। एंड ये तो एक पॉइंट हो गया कि उसका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ विद द कंपेयर विद, अगर मैं कंपेयर करूँ बोरॉन को ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट के साथ, तो वहाँ पे एक तो बोरॉन के कंपेयर से लिथियम एंड बेरिलियम का एटम थोड़ा साइज जो थोड़ा ज़्यादा था, बट बोरॉन का साइज और भी डिक्रीज कर जाता है। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हमारा साइज जो है वो डिक्रीज करता है, इसीलिए फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉलेस्ट है, इसीलिए बोरॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनका याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए कि बोरॉन का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ इस तरह का ट्रेंड होता है। फर्स्ट सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बोरॉन का ही ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर ग्रुप एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की, तो ड्यू टू द हाई आयनाइजेशन एनर्जी इनका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल्स, तो इसीलिए एक तो उनका साइज छोटा हो गया, उसके साथ साथ हमें अगर बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1 है ना। अगर हम मतलब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करना चाहेंगे तो हमें मतलब हीलियम को, है ना, हीलियम का अगर मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करना चाहूँगी बोरॉन के केस में, तो हमें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। एक तो हमने देखा था कि अल्कली अर्थ मेटल में हमने जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था वो थोड़ा सा कम था, बट जब हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तब एनर्जी ज़्यादा डबल देना पड़ता था, है ना। जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते थे हमें डबल एनर्जी देना पड़ता था, और ये वो तो 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे देखिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसीलिए ड्यू टू द हाई आयनाइजेशन एनर्जी दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन द अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो उनका सबसे ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ड्यू टू द हाई आयनाइजेशन एनर्जी दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं, मूविंग डाउन द ग्रुप, द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी एंड मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को वो इजीली डोनेट कर देगा। मेटल्स जो होते हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, एंड अगर एक मेटल के ऊपर हम थोड़ा सा भी एनर्जी अप्लाई करेंगे उसका वैलेंस से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, है ना। तो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोरॉन के केस में सबसे ज़्यादा है, बट आज वी मूव डाउन द ग्रुप हमारा साइज एक तो इंक्रीज करता है, उसके साथ साथ जेड इफेक्टिव जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड उसके साथ साथ इनर पेयर इफेक्ट भी होता है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है एंड अदर एलिमेंट्स आर मेटल्स, ठीक है।
इसीलिए बोरन क्या होता है, बोरन एक नॉन मेटल होता है बट ऑल अदर एलिमेंट्स आर मेटल्स, ठीक है, वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो बोरन जो होता है वो एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ऑल द एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, ठीक है। बोरन जो होता है मतलब बोरन का डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा बट उनका शेप उनका नहीं, उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा बट उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। मतलब वो उनका फॉर्म जो होगा वो डिफरेंट होगा, उसके साथ साथ वो अलग अलग कैरेक्टर्स शो करेंगे, उनका कलर अलग होगा, ठीक है, अलग होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑल द allotrops have basic building of B12 icosahedral unit। ये है एक icosahedron। All the icosahedral unit made up of polyhedron having 20 faces and 12 corners। एक ये एग्जाम में आता है, एक आइकोसाहेड्रल यूनिट में जो बोरन जो फॉर्म होता है वो मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइकोसाहेड्रल यूनिट में एंड B12 के यूनिट में, ठीक है। बोरन जो होता है वो पॉलीमर फॉर्म करके प्रेजेंट होता है, एक आइकोसाहेड्रल यूनिट जहाँ पे जो एक पॉलीहेड्रन है एंड वहाँ पे 20 फेसेस होते हैं एंड 12 कॉर्नर होते हैं। ये DU HCU CUET IIT एग्जाम में भी आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, एंड CSIR नेट 2000 में भी आ चुका है। तो आपको याद रखना है कि ये जो आइकोसाहेड्रल यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो सॉरी गाइज, ये वाला जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोरन जो होता है वो एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आइकोसाहेड्रल यूनिट फॉर्म करके, वहाँ पे B12 का यूनिट होता है एंड वहाँ पे जो पॉलीहेड्रन वहाँ पे हो, मतलब वो जो पॉलीहेड्रन हमने देखा जो आइकोसाहेड्रल यूनिट है वहाँ पे 20 फेसेस एंड 12 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। For the example, one is the simplest form is alpha rhombohedral boron, ठीक है, and aluminium, indium, helium all have close packed metal structure, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है बोरन का। ओके, अगर मैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो बोरन जो होता है वो एग्जिस्ट इन द 5 फॉर्म्स। बोरन जो होता है वो एग्जिस्ट इन 5 फॉर्म्स, ठीक है। बोरन जो होता है वो 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, 4 of which are crystalline and 1 is amorphous। बोरन 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उससे वहाँ मतलब उस 5 फॉर्म से 4 जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं एंड 1 इज amorphous होता है एंड ऑल क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर वेरी हार्ड मेड अप ऑफ क्लस्टर B12 यूनिट्स। ऑल क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर ब्लैक इन अपीयरेंस एंड केमिकली इनर्ट, ठीक है, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड 2300 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो बट अमोर्फस फॉर्म जो होता है वो ब्राउन होता है एंड केमिकली एक्टिव होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन को याद रखिएगा थोड़ा। तो जब हमारे पास बोरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो B2O3 बनाता है, बोरन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बोरन नाइट्राइड बनाएगा। बोरन नाइट्राइड जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होगा वो H3BO3 बनाएगा, ठीक है, बोरिक एसिड बनाएगा एंड अमोनिया बनाएगा। जब हम Mg3B2 प्लस 6HCl को हम रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, तब हमारे पास B2H6 एंड Mg मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा एंड जब हम B2H6 को लेकर हाइड्रोलाइज करेंगे हमारे पास फिर से बोरिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी रिलीज होगा। चलिए इसको भी याद रखिएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड जब बोरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बोरन ऑक्साइड फॉर्म करते हैं एंड सिलिकॉन मेटल फॉर्म करते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ बोरन की अगर मैं बात करूं तो B2O3 को हम बोलते हैं क्या, बोरन सेस्क्वी ऑक्साइड। इसको याद रखना हमेशा कि बोरन B2O3 जो ऑक्साइड है बोरन का ऑक्साइड, उसको हम बोलते हैं क्या, बोरन सेस्क्वी ऑक्साइड, ठीक है। प्रिपरेशन अगर हम बात करें तो बोरिक एसिड जो होता है उसको अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर में हीट करेंगे तो वो देगा मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड को अगर हम रेड हीट करेंगे मतलब हाई टेम्परेचर में अगर हम हीट करेंगे तो वो देगा बोरन सेस्क्वी ऑक्साइड, ठीक है। इट इज वीकली एसिडिक ऑक्साइड एंड रिएक्ट विद द अल्कलीज और बेसेस टू फॉर्म बोरेट, ठीक है।
सोडियम ऑक्साइड, उसके साथ साथ बोरिक एसिड, सॉरी बोरन 6 हुई ऑक्साइड जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक ऑक्साइड होता है, एंड सोडियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है। जब वो रिएक्ट करेंगे वो क्या देंगे, सोडियम ऑर्थोबोरेट देंगे, एंड इट रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, and when heated with the transition metal salt इट फॉर्म कलर कंपाउंड। ठीक है, जब हम मतलब H3BO3 को लेके कोई भी ट्रांजिशन मेटल के साथ हीट करेंगे वो सॉल्ट फॉर्म करेगा, एंड दिस मेटल सॉल्ट है कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, ओके। ऑक्सी एसिड्स ऑफ द बोरन्स आर ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, इनका स्ट्रक्चर से पूछ लेता है। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है, टेट्राबोरिक एसिड क्या होता है, मेटाबोरिक एसिड क्या होता है, पायरोबोरिक एसिड क्या होता है। अच्छा, एक बात है कि जब ये चैप्टर हमारा खत्म होगा मेन ग्रुप का, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी, अपलोड कर दूंगी, आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगले हफ्ते हम एक काम करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जितना क्वेश्चन बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक हमारा ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट होगा वो भी अगर ख़त्म हो गया होगा तो उसका भी मैं क्वेश्चन आपको यूट्यूब में सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है। ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3 व्हिच इज बिहेव एज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। ध्यान से सुनिए, जब भी हमारे पास देख लीजिए H2SO4 मान लीजिए कि एक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस अगर हम फॉर्म करेंगे फर्स्ट रिएक्शन में वो क्या होगा, फर्स्ट H+ आएगा। जब वो H+ डोनेट करेगा वो क्या फॉर्म करेगा, HSO4- एंड H+। HSO4- जो है वो फिर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट, फिर से हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। ये फिर से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, SO4 2- प्लस 2H+, है ना। तो यहाँ पे ये क्यों इजीली हाइड्रोजन को मतलब रिमूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए कैसे प्रेजेंट है, ये SO4 है ना, SO4 2-, ये जब हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा उसके पास 2 ऑक्सीजन के ऊपर मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों हाइड्रोजन को डोनेट कर पा रहा है, एंड क्यों ऑर्थोबोरिक एसिड उसका 3 हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर पा के मोनोबेसिक एसिड बनाए, क्योंकि यहाँ पे जब वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक तो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके साथ साथ वो कंजुगेशन में भी जा सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भी भेज सकता है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो वो है वो सल्फर के अराउंड यूनिफॉर्मली सराउंड होके रह जाता है, एंड उसके साथ साथ उनके बीच में कॉन्जुगेशन भी होता रहता है। इसीलिए यहाँ पे सल्फर एंड ऑक्सीजन का जो 4 ऑक्सीजन बॉन्डेड है सल्फर के अराउंड, उनका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सेम होता है, उसके साथ साथ उनके मतलब सल्फर के अराउंड यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी रहते हैं, एंड रिजल्ट्स इन द क्या होता है कि यहाँ पे आज स्टेबिलिटी, रिजल्ट्स इन द स्टेबिलिटी, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के क्या कर रहा है कि सल्फर के अराउंड ऑक्सीजन जो और 4 एटम्स जो प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में रहते हैं, उसके साथ साथ सल्फर का एटम भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया वो यूनिफॉर्मली सराउंडेड हो गया सल्फर के अराउंड। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल हो जा रहा है, इसीलिए वो इजीली डोनेट कर सकता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो मोनोबेसिक एसिड है, मतलब वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, इट डज नॉट डोनेट प्रोटॉन्स बट रादर एक्सेप्ट OH-। इट इज देयरफॉर ए लुईस एसिड, इसको हम बोलते हैं BOH3, H3BO3 को हम और एक तरह भी लिख सकते हैं BOH3। बोरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, बोरन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इसलिए वो एक्सेप्ट करता है रादर देन डोनेट द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बोरन एटम,
Boric acid is a planar molecule, and due to hydrogen bonding between the different molecules of the boric acid, it forms a layer structure. ठीक है, जो बोरन होता है, बोरन का फॉर्मूला क्या है, 2s2 2p1 है ना। अगर हम इसको एक्साइट करेंगे, 2s2 मान लीजिए यहाँ है 2p, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इसको अगर हम एक्साइट कराएंगे, पी के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, हमने यहाँ पे एक्साइट किया तो वो क्या करेगा, इसको इसके यहाँ पे इस तरह इस सर्कल में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये है एस, ये है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। सबसे पहले हमारे पास एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, पी एक्स ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। जब हमने एक्साइट किया उसको, तब हमारे पास क्या आ गया, एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, पी एक्स ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड उसके साथ साथ पी वाई ऑर्बिटल में भी एक एक्साइट इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पे जब बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा, वो क्या फॉर्म करेगा, sp2 फॉर्म करेगा। बॉन्डिंग हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, एंड यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, तो इसीलिए वो क्या करेगा कि उसको फुलफिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्यू टू समझ लिया आपने, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बोरन, बोरिक एसिड इज ए प्लानर मोलिक्यूल, एंड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऑफ द बोरिक एसिड, इट फॉर्म्स अ लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सोडियम बोरेट को हम जब हम एसिडिफाई करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं H2SO4 एंड 5H2 के साथ, वो क्या करते हैं कि सोडियम सल्फेट फॉर्म करता है, उसके साथ साथ बोरिक एसिड फॉर्म करता है। बोरिक एसिड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, एंड बिहेव एज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ना। इट डज नॉट डोनेट प्रोटॉन्स लाइक द मोस्ट ऑफ द एसिड्स। ये एसिड को rather than removing H plus ion from itself, it accept OH minus, and therefore it is a Lewis acid। ठीक है, लुईस एसिड मतलब जो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, लुईस बेस मतलब जो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बोरिक एसिड जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए हम उसको बोले कि लुईस एसिड है ना। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। it is a weak monobasic Lewis acid, and in the aqueous solution the boron atom complete its octet by removing OH minus from the water molecules। ठीक है, OH माइनस को अपनी तरफ OH माइनस के साथ बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वो क्या फॉर्म करता है, जब बोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो क्या फॉर्म करता है, H2O प्लस BOH4 माइनस। ठीक है, सिंस orthoboric acid is partially react with the water molecule to form H3O plus and BOH4 minus, it behave as a weak acid and it can't be titrated satisfactorily with the sodium hydroxide as a sharp end point is not obtained। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम वीक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पे इजी मतलब जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो स्लाइटली बेसिक होगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब यूनिफॉर्मली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये एंड पॉइंट नहीं देगा। इफ सर्टेन पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड सच एज ग्लिसरल, ये है ग्लिसरल। ठीक है, ग्लिसरल, mannitol sugar are added to the titration mixture, then orthoboric acid behave as a strong monobasic acid and hence can now be titrated with the sodium hydroxide and end point is detected। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कि हीटिंग ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड क्या देता है। ऑन हीटिंग द बोरिक एसिड ये फॉर्म करता है मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड को अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो वो देगा टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड को अगर हम रेड हॉट करेंगे तो वो देगा B2O3 बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड, जिसका ग्लासी मास होता है। एंड ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर हम H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या करेगा, वाटर उसके साथ साथ इस तरह कुछ फॉर्म करेगा। ठीक है, सोडियम पेरोक्सीबोरेट, एंड ये वॉशिंग पाउडर में ब्राइटनर के हिसाब से यूज होता है। ठीक है, सोडियम पेरोक्सीबोरेट यूज्ड इन वॉशिंग पाउडर एज ए ब्राइटनर। ठीक है,
When boric acid is heated with the ethyl alcohol, the evolved gas vapors of ethyl borate is born forming a green edged flame. ठीक है, जब हम ऑर्थोबोरिक एसिड को अल्कोहल के साथ हीट करते हैं तब उसका जो वेपर्स, उसकी गैस वेपर जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, इथाइल बोरेट, एंड इट बॉर्न विथ ए ग्रीन एज्ड फ्लेम. ठीक है, ओके, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो पढ़ा रही हूँ अभी. अभी इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या बोराक्स क्या होता है, और बोरन कंपाउंड कैसे कैसे होते हैं, और रिएक्शन क्या होता है, बोराजिन क्या होता है, वो कैसे पॉलीमर फॉर्म करता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा. ठीक है, इतने सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे. और भी एल्यूमिनियम उसका कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. तो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग विथ मी, थैंक यू गाइस फॉर फॉलोइंग द फिजिकम एकेडमी. होप कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप अच्छे से पढ़ें, आपका एग्जाम सारे क्लियर हो जाए. ठीक है, तो थैंक यू गाइस. तो चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू. इतना ही पढ़ते हैं आज.